झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण हो गई है और बजट सत्र शुरू हो गया है। हमारे मुख्य मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है बजट कितना आकर्षक होगा। चित्त आकर्षक बजट, लोक लुभावन बजट, जिसके अंदर ये घोषणा की जाएगी भारत कब $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाता है, अर्थात 5वीं अवस्था से तीसरी अवस्था पे खड़ा हो जाता है। आंकड़ों की बाजीगरी इस बजट में हमें देखने को मिलेगी, जिससे हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होते नजर आएंगे। आंकड़े तो अभी भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 80-81 करोड़ लोग मुफ्त राशन के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तब यह आंकड़ा जो आज 80-81 करोड़ लोगों का है, यह बढ़ेगा या घटेगा? पहला सवाल, जब ये हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी तब ये आंकड़ा बढ़कर कहीं 110 करोड़ 100 करोड़ तो नहीं हो जाएगा? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब यह आंकड़ा बढ़ेगा तो जो 5 किलो राशन की बात कही जा रही है वो बढ़ेगी या घटेगी? या फिर हम मान लें जब आज हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, और जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे तब 3 किलो राशन दिया जाएगा। यह सब तो आंकड़े हैं, और आंकड़ों का खेल तो हमारे शेयर बाजार में भी खेला जाता है। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने आंकड़ों के इस खेल को इस तरह से उलझा दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है या पटरी से उतर रही है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। भारत के सबसे धनी व्यक्ति, शायद एशिया के भी सबसे धनी व्यक्ति कहलाते थे अक्समाती, एक रिपोर्ट आने के पश्चात राष्ट्रवाद को याद करते हुए तिरंगे की शरण में आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें जलियांवाला कांड याद आ जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यही जलियांवाला कांड के आसपास के क्षेत्र के किसान आज से कुछ समय पूर्व दिल्ली को घेर कर बैठे हुए थे अपनी मांगे मनवाने के लिए, काले कानून का विरोध करते हुए, जो काला कानून इन कॉरपोरेट को ही सहयोग कर रहा था। तिरंगे के शरणागत होकर जलियांवाले कांड का उल्लेख करके एक फीलिंग जागृत की जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों मेरे अंदर कोई दूसरी सोई हुई फीलिंग जागृत होने लगी है। नमो शरणम गच्छामि, नमो शरणम गच्छामि। हमने कल एक रिजल्ट देखा था, सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से सभी धारण किए हुए थे नमो शरणम गच्छामि, अर्थात अन्य सभी कॉरपोरेट ने सहयोग करके कल गिरते हुए शेयर मार्केट को थोड़ा सा संभाल लिया था। दोस्तों नमो शरणम गच्छामि के अतिरिक्त एक अन्य फीलिंग जो मेरे मन में जागृत हो गई थी, यह फीलिंग मुझे तब महसूस कराने का प्रयास किया गया था जब नोटबंदी हुई थी। 500 और 1000 के प्रचलित नोट अकस्माती बंद हो गए थे। हम सभी लाइनों में खड़े थे और एक फीलिंग हमारे अंदर भरी जा रही थी, गुड फीलिंग। अमीर रोएगा, गरीब तो 2 दिन ही लाइन में खड़ा रहेगा। परंतु क्या करें दोस्तों, उस समय नोट बदलाने की इतनी जहद थी, इतनी मारामारी थी कि इस गुड फीलिंग को महसूस ही नहीं कर पाया। और आज ये फीलिंग महसूस हो रही है जब हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और अकस्माती तीसरे नंबर का अरबपति 7वें, 8वें और 10वें नंबर को पार कर जाता है। वो फीलिंग आज महसूस हो रही है। उस समय तो लाइन में लगे हुए नोट बदलाने की जद्दोजहद कर रहे थे, महसूस ही नहीं हुआ। यह फीलिंग आज महसूस हो गई। और उस समय एक करिश्माई नोट के आकर्षण में भी बंधे हुए थे, जिसके अंदर चिप लगी हुई थी। गुप्त धन, काला धन पूरी तरह से समाप्त होने की घोषणा की गई थी। यह अलग बात है कि उस करिश्माई नोट में कोई चिप तो हमें मिली नहीं, साथ ही उस नोट की करिश्माई का जो आकर्षण था धीरे धीरे वह भी समाप्त हो गया। वह करिश्माई नोट ही गुप्त धन में धीरे धीरे तब्दील होता चला गया और हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े नित्य जारी होते गए, आगे बढ़ते गए। दोस्तों मुझे इस गुप्त धन से एक और बात याद आई है, वो भी आपको बताता हूँ। 2016 से, नोटबंदी से पूर्व से हमारे देश में एक छिपी हुई अर्थव्यवस्था, जिसे आप गुप्त अर्थव्यवस्था कह सकते हो, विद्यमान थी। नोटबंदी से वह अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लुप्त हो गई है। छिपी हुई अर्थव्यवस्था क्या है, इसे मैं आपको समझाता हूँ।
दोस्तों, हमारे देश में एक अलग ही सोच काम करती है। संकटकालीन परिस्थितियों में किस तरह से उसे निपटा जाए, उसकी एक सोच हमारे भारत में विकसित है। भारत के स्त्री और पुरुष इसे बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और कुछ न कुछ पैसा इस तरह से वो छुपा कर रखते हैं। नोटबंदी के दौरान आपने सुना होगा कितनी गृहिणियों ने अपने बिस्तर के अंदर से, रसोई के अंदर रखे हुए डब्बों के अंदर से नोट निकाल-निकाल के बदलाए थे और ये स्थिति पुरुषों की भी थी। अलमारी में, किताबों में, यहाँ तक कि ऊँचे रोशनदानों में भी कुछ न कुछ पैसा वो छुपा के रखते थे। इस तरह से एक छुपी अर्थव्यवस्था हमारे देश में काम करती थी, जिसके कोई आंकड़े नहीं रखे जाते थे, लेकिन संकटकालीन इस परिस्थिति में लड़ने के लिए शादी, ब्याह, दुर्घटना, मौत में ये अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से काम करती थी। इस छिपी हुई गुप्त अर्थव्यवस्था को आप इल्लीगल इकोनॉमिक्स नहीं कह सकते हैं। यह संकटकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख के ईमानदारी से कमाए गए पैसों को ही मैनेज करने का एक तरीका होता था कि किस तरह से इन्हें बचाया जाए, छुपाया जाए और संकट काल में इनका उपयोग किया जाए। इल्लीगल इकोनॉमी का पर्दाफाश तो हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यह रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी गलत है, ये अलग बात हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो व्यवस्था दिख रही है, इल्लीगल इकोनॉमिक्स उसका सपोर्ट कर रही है। हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट में 2016 में सोई हुई मेरी उस फीलिंग को आज जागृत कर दिया है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राम राम सा।